हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है प्रोडी जे पे, और मैं हूं आपका अपना अनु गुप्ता। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में जिसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई और नीट के अंदर। इसके अंदर काफी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रिक है जिससे बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस के आंसर्स निकाले जा सकते हैं। तो आज हम पहले नॉर्मल तरीका देखेंगे कि नॉर्मली इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद एनालॉजी की हेल्प से प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो ट्रिक काम कैसे करती है। ऑल्दो मैं ये ट्रिक वर्ड बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे सिर्फ ट्रिक पे ही ध्यान देते हैं, मेन कंसेप्ट भूल जाते हैं। लेकिन अगर प्रूफ के साथ आपको पता हो, आपको समझ में आ रहा हो कि चीजें क्या हो रही हैं, तो बहुत बढ़िया फिजिक्स की फील आती है और उस जरिए आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाई अगर मान लीजिए कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आपके पास पहले से कैपेसिटर्स थे, वो इनिशियली चार्ज थे, ऑलरेडी कुछ V1 और V2 का पोटेंशियल डिफरेंस था उनके अक्रॉस, उनकी कुछ पोलैरिटी भी आपको दे रखी है, और इन कैपेसिटर्स को बाद में आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। जब इनको कनेक्ट करते हैं, अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए, अलग अलग सवाल आते हैं। एक तो ये आता है कि भाई कनेक्ट करने के बाद नया पोटेंशियल बता दो, दोनों के अक्रॉस कितना होगा। ऑब्वियसली दोनों का पोटेंशियल आपस में कॉमन आएगा, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन आएगा। पहले तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, नए चार्जेस बता दीजिए, और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटेड चीज पूछी जाती है वो होता है कि कुल मिला के कितना एनर्जी का लॉस हो गया। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट जो है या जो ट्रिक है उसकी खूबसूरती आपको तभी समझ में आएगी जब हम पूरा तरीका देखेंगे। ठीक है, तो वैसे इन जनरल जो नॉर्मल तरीका है वो क्या है भाई। नॉर्मली तो ये है कि ये कैपेसिटर C1 था, ये C2 है। अगर मैं इनके इनिशियल चार्जेस लिखूं तो वो क्या आएंगे, तो भाई चार्ज Q इक्वल टू CV होता है, सुना होगा आपने। तो यहां पे अगर Q इक्वल टू CV होता है, यानी कि यहां पे चार्ज आएगा प्लस C1V1, यहां पे चार्ज आएगा माइनस C1V1। ऐसे यहां पे चार्ज है प्लेट के ऊपर प्लस C2V2, और यहां पे चार्ज है माइनस C2V2, राइट। कोई दिक्कत हैरानी परेशानी? स्विच ऑन करने से पहले की बात है। जब स्विच ऑन किया मुझे कुछ नहीं पता कि भाई C1 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू क्या है, V1 V2 कैसे कैसे थे, तो मैं तो अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, लेट मी जस्ट अज्यूम कि इस सर्किट में जो चार्ज था वो इस तरीके से Q चार्ज घूम गया। अगर यहां से Q चार्ज घुमा तो नया चार्ज क्या आएगा। शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो नया वाला चार्ज है वो यहां पे, इसमें तो Q ऐड हो जाएगा, इसमें से Q सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वो यहां से Q चार्ज यहां पे आया तो यहां पे Q ऐड हो जाएगा, और यहां से Q सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नए चार्जेस आ गए। ठीक है, अब ये इन सारी चारों प्लेट्स के ऊपर नए वाले चार्जेस मिल गए आपको। अब हम लगाते हैं लूप लॉ। लूप लॉ लगाते हैं तो हमने कहा भाई चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। कैपेसिटर्स में जैसा कि आपको पता है कि प्लस और माइनस आप अपने हिसाब से मान के लूप लॉ लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहां से चला इधर, और आपको पता है वो तूफानी वाला मेथड, ठीक है, या नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूं, कोई खास बात नहीं है। यहां से अपन चले, हमेशा बाद वाला साइन लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, और लिखते और ऐड करते, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करते जाओ। ठीक है, जैसे मतलब मैं बता देता हूं कैसे अप्लाई करना है। अगर बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इतना तो याद होगा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना भाई। यहां से अगर हम चलते हैं तो पहले लिखा 0 0, फिर आया प्लस, बाद वाला साइन लिखना है। ठीक है, बाद वाला साइन क्या है, प्लस। सही बताऊं तो मुझे नहीं पता कि Q ऐसे बहा भी है कि नहीं, पता बहा भी है कि नहीं बहा। अगर वाकई चार्ज ऐसे बहेगा तो प्लस Q की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर चार्ज ऐसे बहने वाला होगा तो चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे प्लस लिखता हूं, अगर मैंने यहां पे, तो मैंने तो Q मान लिया और पोलैरिटी अपने हिसाब से मैंने चेंज ही नहीं करी। ठीक है, जो पोलैरिटी थी वैसी की वैसी छोड़ दी। ठीक है, तो प्लस और माइनस जैसी थी वैसी छोड़ दी। यहां से लिखेंगे प्लस 0, फिर आएगा प्लस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, Q/C। Q होता है जिस भी प्लेट को आपने पॉजिटिव माना है उसका चार्ज, तो वो हो जाएगा C2V2 माइनस Q और अपॉन C2। ठीक है, फिर उसके बाद में जब मैं आगे गया, फिर यहां से ये तो यहां का पोटेंशियल आ गया, फिर यहां से गए इधर गए, बाद वाला साइन लिखा माइनस। ये चीज हमेशा वैलिड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे किसी भी तरीके की मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये वाली चीज वैलिड है। बेसिकली ये लूप लॉ लगा रहा हूं मैं आपको, तो यहां पे आएगा माइनस। ठीक है, किरचॉफ लूप लॉ लगाते टाइम माइनस, और Q/C अगेन, और इस पे चार्ज Q जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है, आपने इसको पॉजिटिव माना हुआ है तो यहां पे आ जाएगा Q प्लस C1V1 अपॉन C1 इक्वल टू, और वापस से घूम फिर के हम 0 पे ही आ गए, तो ये 0। ऑब्वियसली ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों स्विच ऑन होने चाहिए, पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी चार्ज बहेगा। ठीक है, अच्छा जैसे ही मैंने ये चार्ज लिखा, अब मैं इसको Q के लिए सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है,
Q के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा C2V2 माइनस Q अपॉन C2 इज इक्वल टू Q प्लस C1V1 अपॉन C1। ठीक है, अभी मेरा पहला जो टारगेट है वो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका ये होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले चार्ज निकालते हैं। तो C1 C2 V2 माइनस Q C1 इज इक्वल टू Q C2 प्लस C1 C2 V1। कोई दिक्कत, सब सही। चार्ज उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो यहां पे C1 C2 तो एक्चुअली कॉमन आ गए, बचा क्या V2 माइनस V1। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस C2। तो चार्ज चाहिए था, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई भाई, चार्ज की जो वैल्यू आ जाएगी बहुत ही बढ़िया खूबसूरत ही चार्ज की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, जो चार्ज बहा है Q, वो आ गया C1 C2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन C1 प्लस C2। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? अच्छा, इससे हमें कुछ मिला नहीं अभी तक, क्योंकि इससे तो हमें सिर्फ ये पता चला है कि इस सर्किट में चार्ज कितना बहेगा। अब सिंपल सी बात है, यहां देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अगर V2 बड़ा है, अगर V2 बड़ा है उस केस में तो चार्ज इधर तो चार्ज पॉजिटिव आने वाला है, मतलब चार्ज वाकई क्लॉकवाइज घूमेगा जो मैंने अज्यूम किया है। और अगर V2 नेगेटिव होता, V2 छोटा होता, V1 बड़ा होता, तो Q नेगेटिव आता, इसका मतलब चार्ज उल्टे डायरेक्शन में घूमता। ये सिर्फ एक्स्ट्रा बात, इनफैक्ट ये सारी बातें एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि लास्ट में आते आते मैं आपको ऐसी बात बता दूंगा जिससे आप सीधा आंसर ही लिखोगे और कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जैसे एडवांस लेवल से क्वेश्चंस के लिए, जेई एडवांस के लिए अगर हम बात करें तो उसमें ये चीज काम आती है। इवन कभी कभी नीट में भी इस लेवल के सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चार्ज आ गया, जैसे ही मुझे पता चला कि भाई इसके ऊपर जैसे चार्ज पता चल गया C1V1 प्लस Q टोटल चार्ज हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस पता है तो V की वैल्यू पता करनी है, तो नया वाला चार्ज डिवाइडेड बाय C1 वो नया वाला पोटेंशियल दे देगा क्या। ठीक है, तो नए वाले एक बार नया वाला चार्ज ले सकते हैं। Q की वैल्यू अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि Q की वैल्यू आ रही है C1 C2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ रही है। इस कैपेसिटर पे नया चार्ज क्या है, C1V1 प्लस Q, तो C1V1 प्लस Q है C1 C2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन C1 प्लस C2। थोड़ी मेहनत का काम है, बट चलो नया वाला चार्ज निकाल लेते हैं। Q1 जो आ रहा है ऊपर वाले कैपेसिटर पे, जो नया चार्ज आ रहा है वो यहां से आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी देखें जरा। तो यहां पे पूरे पे डिनोमिनेटर में तो C1 प्लस C2 तो कॉमन आ गया, ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1, और इनको भी ऐड ही कर खोल ही देते हैं इसको, तो ये C1 C2 V2 माइनस C1 C2 V1। जैसे मैंने इतनी सारी चीजें लिखी, हो सकता है आपके दिल में ख्याल आए हे भगवान कितनी गंदगी फैल गई यहाँ पर, लेकिन ध्यान से देखो, इतनी हिम्मत करके अगर मैं कर रहा हूं इसका मतलब मुझे पता है कि ये सारी गंदगी अभी साफ होने वाली है। देखो यहाँ थोड़ी सफाई शुरू हुई, C1 C2 V1 C1 C2 V1 कट गए, C1 कॉमन निकाल लो एक, तो C1 को जैसे ही मैंने कॉमन निकाला क्या निकल के आया, जैसे ही मैंने C1 को कॉमन निकाला यहां पे आया C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो आया नया वाला चार्ज इस कैपेसिटर का, इसकी कैपेसिटेंस भी पता है हमको, तो मेरे ख्याल से इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, V इज इक्वल टू, या V1 विल बी इक्वल टू Q1 बाय C1। पहले वाले कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा Q1 अपॉन C1। जैसे आपने यहां पे लिखा, ये क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू आ गई ये, ठीक है, इसी को C1 से डिवाइड करना है भाई, तो यहां पे आ जाए, क्या आपको नजर आ रहा है, इसी को पूरे को C1 से डिवाइड करेंगे, C1 से C1 कट जाएगा, और कुल मिला के जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अब मैं उसको मैं V1 नहीं लिख रहा हूं, वो कुल मिला के V ही है, क्योंकि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वही तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। तो जो कॉमन पोटेंशियल ड्रॉप आया वो आया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी बच्चे के दिल में ख्याल आए कि सर इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा तो हम इसको घोट लेते हैं। मत घोटो, जरूरत नहीं है, घोटने की आवश्यकता नहीं है। ये V की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ रही है। इस चीज को ध्यान से देखो, ये कहीं देखा है क्या इससे पहले कभी इस तरीके का एक्सप्रेशन? ये बोलने में कुछ जाना पहचाना लग रहा है यार, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कहीं तो सुना है, कहां सुना है ये याद नहीं आ रहा,
कहां सुना है सोचो, इसको आपने सुना था एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के टाइम पे, याद आ रहा है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक बहुत ही खूबसूरत केस हुआ करता था, सिंपल सा केस था कि भाई एक बॉडी है जिसका मास है m1, एक और बॉडी है जिसका मास है m2, ये जा रही है v1 वेलोसिटी से, वो जा रही थी v2 वेलोसिटी से, v1 ने जाके v2 को जाके ठोक दिया और फिर उसके बाद ये दोनों एक कंबाइंड बॉडी बन के आगे जाने लग गए। इसका मास m1, इसका मास m2 और जो कॉमन वेलोसिटी है वो v है। अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां पे हम लोग मोमेंटम कंजर्व करके बहुत ही खूबसूरत सी बात देख सकते हैं। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया, और फाइनल मोमेंटम लिखा जा सकता है m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत चीज यहां पर ये आ रही है कि अगर मैं यहां पे v निकालने की कोशिश करूंगा तो वो भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन आएगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। एंड द ब्यूटीफुल थिंग ओवर हियर इज दैट एक्चुअली ये और ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये दोनों काफी हद तक एनालॉगस हैं, ये एक जैसे एक्सप्रेशन हैं यार। और ये एक जैसे एक्सप्रेशन से कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो सिचुएशन है ना, कहां गई ये वाली सिचुएशन जिसमें मैं दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं, इस सिचुएशन को एक्चुअली मैं एक लीनियर मोमेंटम से या सीधे सीधे कोलिजन से कंपेयर कर सकता हूं। सेम फॉर्मूले आते हैं, बस यहां पे आती है बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी यहां पर ये आ रही है कि भाई अगर आपने C को माना मास, ठीक है, और वोल्टेज को माना वेलोसिटी, प्लीज नोट दोनों V हैं, वोल्टेज को माना वेलोसिटी, तो एक्चुअली अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं या इस सिचुएशन की बात करूं, ठीक है, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एक्चुअली एक जैसी हैं। दो कैपेसिटर जब आप आपस में कनेक्ट करते हो या आप मोमेंटम या आप कोलिजन करवाते हो, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों चिपक के साथ जा रहे हैं, दोनों की इस वाले केस में दोनों का वोल्टेज सेम होने वाला है और इस वाले केस में दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली है। यानी कि मैं कह सकता हूं वोल्टेज वेलोसिटी का रोल प्ले कर रहा है, कैपेसिटेंस मास का रोल प्ले कर रही है। और एक और खास बात क्या है, इस केस में हम लोग क्या कंजर्व कर रहे थे? इस केस में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे, राइट? यहां पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा था, और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे मैंने चार्ज कंजर्व किया है। जितना चार्ज यहां कम हुआ उतना ही तो चार्ज वहां बढ़ गया, उसी से तो शुरू हुए थे। इसका मतलब यहां पर ये आ गया कि एक्चुअली जो यहां पे जो चार्ज है वही यहां पे मोमेंटम है। एक केस में मोमेंटम कंजर्व है कोलिजन वाले केस में, और ये कैपेसिटर्स वाले केस में एक्चुअली चार्ज कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। और यहां से ब्यूटीफुल थिंग क्या आती है सबसे ज्यादा, एक तो ये वाली बात समझ में आ गई कि आगे से कभी भी अगर दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे तो हम उसमें सीधे सीधे मतलब मोमेंटम जैसे कंजर्व होता है उसी तरीके से वही एक्सप्रेशन लिख देंगे। यानी कि अब से मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर मैंने दो कैपेसिटर लगाए, इस पे ये इसका क्रॉस पोटेंशियल में V1 था, इसका V2 था, इसी कैपेसिटेंस C1 थी, इसी कैपेसिटेंस C2 थी, ये प्लस माइनस अगर जोड़े गए, प्लस को प्लस से जोड़ा, माइनस को माइनस से जोड़ा। प्लीज नोट ये सारी बातें कब वैलिड हैं? जब प्लस को प्लस से जोड़ा गया था, माइनस को माइनस से जोड़ा गया था। उसी कंपैरिजन में दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ली जाएगी, ठीक है। उल्टा जोड़ेंगे तो क्या डिफरेंस होता है वो अभी आपको बताता हूं। उस केस में हम ये कह सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के सीधे हमको पता है कि जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों के अक्रॉस वो सीधे सीधे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब जैसे ही आपको नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो आप दोनों के नए वाले चार्जेस निकाल सकते हो। इनिशियल चार्जेस आपको यहां पे पता ही थे, इसका C1V1 था, इसका C2V2 था, लेकिन नया वाला पोटेंशियल कहां गया? नया वाला पोटेंशियल मिलते के साथ ही इसका पोटेंशियल अगर V हो गया तो इस पे चार्ज C1V। ये आपसे अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं, कभी चार्ज पूछते हैं, ठीक है। और सबसे खतरनाक जो चीज पूछते हैं जिसमें सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है वो होता है व्हाट इज द एनर्जी लॉस। और इनको 1 मिनट लगता है, ये सीधे एनर्जी लॉस ही पूछ लेते हैं, बताओ एनर्जी लॉस कितना है। अरे यार मजाक है क्या? पहले तो ये V निकालो, अगर कोई शॉर्टकट नहीं पता हो तो पहले तो V निकालो। उसके बाद दूसरी चीज ये आती है कि एक बार V निकल गया तो उसके बाद आपको यह पता करना पड़ेगा कि भाई पहले यहां पे एनर्जी कितनी स्टोर थी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, इतनी एनर्जी यहां पे पहले स्टोर थी, और बाद में एनर्जी क्या हो गई, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई एनर्जी का लॉस कितना हुआ या चेंज इन एनर्जी कितनी आई,
तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। और ये तो इनिशियल एनर्जी, ये तो फाइनल एनर्जी है, माइनस इनिशियल एनर्जी हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। इसमें आपको ये कहां से खुल गए, जाओ जाओ जाओ, हाँ इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि पहले तो ये वाला व्यू उठाओ यहां पे डालो, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि C1 प्लस C2 कॉमन आ जाएगा, तो वो एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टिल इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो यहां पे करोगे क्या फिर? तो यहां पे हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं किससे? अगेन कोलिजन से। कोलिजन के केस में क्या होता था, याद आ रहा है? अगर ना यहां नहीं याद आ रहा तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक और वीडियो में बना दूंगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 2 पॉइंट मास सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज ऑलवेज गिवन बाय हाफ रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। म्यू क्या होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ टोटल मास इंटू VCM स्क्वायर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, ये दोनों मासेस अब साथ साथ जाने लग गए, दोनों की वेलोसिटी कॉमन आ गई, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बाद में? 0। लेकिन टोटल मास उतना ही रहने वाला है, सेंटर मास की वेलोसिटी भी वही रहने वाली है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स थी ही नहीं। इसका मतलब अगर भी ये तो इनिशियल हो गया, अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी तो क्या आएगा? वही हाफ, वही म्यू, पर दोनों अब साथ साथ जा रहे, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? 0 का स्क्वायर। और हाफ और टोटल मास भी वही रहने वाला है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वही रहने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल से लेके फाइनल तक ये वाला टर्म ऐसा का ऐसा इंटैक्ट है, ठीक है। और अगर ये वाला टर्म ऐसा कैसा इंटैक्ट है, बस ये वाला टर्म जो था वो गायब हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी लॉस्ट कितनी है? द लॉस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है। सेंटर मास के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज गिवन बाय हाफ म्यू इज रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू यू रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है। जो भी रिलेटिव वेलोसिटी की शुरू में थी, v1 माइनस v2 जो थी, या v2 माइनस v1, खैर जो भी है तो वैसे भी स्क्वायर लगने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी हम ठीक इसी कंपैरिजन से हम यहां पर भी कह सकते हैं कि एनर्जी लॉस में इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब आएगा तो आप सीधे क्या लिखोगे? डेल्टा यू इज इक्वल टू, या चेंज इन एनर्जी या लॉस इन एनर्जी, एक्चुअली डेल्टा यू तो खैर फाइनल माइनस इनिशियल होगा, लॉस इन एनर्जी जो आएगा, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज ऑलवेज गिवन बाय हाफ म्यू क्या है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पे m क्या है? c है, तो यहां पे आप सीधे लिखोगे c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 इनटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, बस सीधे। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्टली ये लिखा जा सकता है। समझ में आ गई ये वाली बात? तो यहां पे एनालॉजी के चलते जो कॉमन वोल्टेज है वो ये आएगा, और जो कॉमन जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो ये आएगी। और यहाँ पे कोई भी आपको दिमाग लगाने की, मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2 बार इसको डिराइव कर लो तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें 2 चीजें और होती हैं। ये सारी बातें कब ट्रू थी? पूरी कैलकुलेशन हमने क्या सोच के करी है कि अगर ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो ये सारी बातें आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं पॉजिटिव, अगर मान लो किसी ने पॉजिटिव को 0 से कनेक्ट कर दिया होता, मतलब एक कैपेसिटर चार्ज था, दूसरा डिस्चार्ज था, ठीक है। तो अगर चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ मुझे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर एक कैपेसिटर यहां पर था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था, कैपेसिटेंस C1 था, ये प्लस और माइनस, और यहां पे इसको मैंने एक ऐसे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जो C2 था पर ये चार्ज नहीं था, तो बेसिकली इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। अगर कंपेयर करोगे तो क्या नजर आएगा कि एक मास m1 v1 वेलोसिटी से जा रहा था और उसने दूसरे m2 मास को ठोक दिया, वो बेचारा रेस्ट पे खड़ा हुआ था। तो अगर मैं आपसे बेसिकली v2 को 0 डालना है, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं बताओ कॉमन वोल्टेज क्या आएगा, तो कोई चार्ज फार्ज घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधे से हम लिखेंगे v की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी C1 v1 प्लस C2 इंटू 0 अपॉन C1 प्लस C2, तो आ जाएगा C1 v1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। इतना टाइम हमें लगा क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, अदरवाइज आप सीधे आंसर लिखो ना, ये भी नहीं लिखना है, सीधे ये लिखो ना। और एक और बात, लॉस ऑफ एनर्जी क्या आएगा, तो जो लॉस आएगा एनर्जी का, लॉस इन एनर्जी, वो कितना आएगा, वो हो जाएगा सीधे हाफ
म्यू, म्यू क्या होता है? रिड्यूस मास। यहां पे क्या लिखेंगे? C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, फिक्स्ड है ये, इसमें कोई चेंज नहीं है, हमेशा यही आने वाला है। इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, अब V2 तो 0 है तो बस V1 का स्क्वायर। ये आ गया सीधे सीधे एनर्जी लॉस। छोटा है ना तरीका? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो, और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये कई बार जेई में पूछे जा चुके हैं, इवन कई कुछ बार तो ये नीट में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर लिया, दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर दूसरा कैपेसिटर डिस्चार्ज था तब तो ठीक है, अगर चार्ज होता है ना तब बैंड बचती है, तो उस केस में ये वाला तरीका है। लेकिन प्लीज नोट, ये वाला कब वैलिड है? ये इसकी कंडीशन क्या है? इस तरीके की कंडीशन क्या है? प्लस को तो प्लस से कनेक्ट किया था और माइनस को माइनस से कनेक्ट किया है। ठीक है, अगर मान लो उल्टा होता, मतलब ये कि अगर एक कैपेसिटर यहां है, फिर इसको यहां कनेक्ट किया एक और कैपेसिटर से, ठीक है, ये प्लस था ये माइनस था, पर ये माइनस वो प्लस था, ये C1 था वो C2 था, और जो पोटेंशियल डिफरेंसेस थे, इसका V1 था और इसका V2 था। अब अगर कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, सीधी सी बात है। इसको जब आप जब कंपेयर करोगे तो इतना सा मान लीजिए कि ये बॉल M1 की थी, वो बॉल M2 की थी, ये इधर आ रही थी और वो इधर आ रही थी, बस। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो लॉस आएगा, या अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या जनरेट हो जाएगा? V की वैल्यू हो जाएगी C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या लिखते हैं शुरू में? M प्लस M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू कॉमन वेलोसिटी, ये लिखते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन याद आ रहा होगा। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरी जो बात लिखते हैं एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस आप बता सकते हो क्या? एनर्जी लॉस के बारे में क्या लिखा जाएगा? तो लॉस जो आएगा वो हो जाएगा, लॉस इन एनर्जी वो हो जाएगा हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो हर बार आना ही है बस। रिलेटिव वेलोसिटी हाफ म्यू रिलेटिव स्क्वायर होता है ना लॉस, तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो V1 प्लस V2 हो जाएगी का होल स्क्वायर। समझ में आ गई ये वाली बात? तो आई होप आपको ये वाले जो तरीके हैं, ये वाला जो तरीका है, ये समझ में आया होगा, और इससे आप कई सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो दैट शुड बी ऑल फॉर दिस सेशन। ऐसे ही कई सारे सेशंस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। कंसेप्ट कैप्सूल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है इस चैनल के ऊपर, वो आप देख लीजिए। उसके अंदर ऐसे मैंने कई सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं, जिनसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, या समझ में एटलीस्ट आ जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि आप इनसे बेनिफिट हो रहे होंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मजा आया हो, तो लाइक करो यार वीडियो को, और क्या, और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले तो शेयर करो, ठीक है। ट्राई टू क्रिएट अ सिनर्जी। ऐसा मत करो कि नहीं मेरा जो दोस्त है ना, मैं उसको नहीं बताऊंगा कोई बात, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे तो बस इससे भले ही मतलब बाकी जो हिंदुस्तान के 10 लाख लोग मुझसे आगे निकल जाए, लेकिन ये इंसान जो है मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए। ऐसा मत करो, उल्टा होना चाहिए कि भाई ठीक है, हम सब मिलके एक दूसरे को जो जो कमियां हैं उनकी एक दूसरे की कमियां पूरी करेंगे। और चल ठीक है यार, तू 57 रैंक ले लेना ऑल इंडिया, मैं 58 ले लूंगा, इट डजंट मैटर मच, ठीक है। हाँ, रैंक 1 2 की बात अलग है, लेकिन अगर आप एक की अगर 12वीं रैंक आ रही है और एक की 13वीं या 14वीं रैंक आ रही है या 11वीं रैंक आ रही है, तो ऑल इन द सेम, ठीक है। चलिए, तो इसलिए शेयर करते रहो और मचाते रहो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।